नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही यंग फ्रेश ब्लड पॉलिटिशियन। जैसा कि कांग्रेस कहती है कि वो यंग ब्लड को पॉलिटिक्स में लाना चाह रही है, फ्रेशर्स को पॉलिटिक्स में लाना चाह रही है, ऐसे लोगों को लाना चाह रही है जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। तो मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर रागिनी नायक, जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी की, और इस वक्त चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो वो मीडिया की इंचार्ज है। उनको हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा था मध्य प्रदेश में। तो चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं आज डिस्कशन के लिए। विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस की राजनीति, बीजेपी की राजनीति, उनका पॉलिटिकल जो कैरियर रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सब पे हम आज उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। मैं तो आपको भारत जोड़ो यात्रा के समय से जान रही हूँ और जितना आपने मेरी तारीफ की, मुझे लगता है आपकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही जुझारू महिला पत्रकार हैं। और जिस मुस्तैदी के साथ आपने तमाम परेशानियों के बावजूद चल कर भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया, हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो। जी मैम, बिल्कुल। एक बार स्टेज से गिरी थी, मेरे सामने बहुत ऊंची स्टेज, बुरहानपुर की बात है, बिल्कुल गिर गई थी, बट आई रिमेन एब्सोल्युटली, तुरंत उठी और जाके मैंने बाइट करना शुरू कर दिया। वो एक गाना है अंग्रेजी में, आई गेट नॉक डाउन बट आई गेट अप अगेन, यू विल नेवर गोना कीप मी डाउन। तो वो आपके लिए भी उतना ही मुझे लगता है सार्थक है। देखिए, बहुत एक तो अच्छी बात है कि हम जनरली जो इंटरव्यू करते हैं तो नेता जिनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहता है, जी, आप फ्रेश ब्लड हैं पॉलिटिक्स में, आपको पॉलिटिक्स करने का शौक था, यू वांटेड टू बी ए पॉलिटिशियन, जबकि आपका बैकग्राउंड नहीं था। तो कॉलेज के समय से आप वहाँ पे यू स्टार्टेड टेकिंग पार्ट, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे प्रेसिडेंट भी थी। देखिए, आई वांटेड टू बी अ स्टूडेंट लीडर, टू बी प्रिसाइज। मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आऊँगी वो उस वक्त मैंने सोचा नहीं था जब मैंने NSUI का दामन थामा। दिस वाज वे बैक इन 2001। तो हुआ यूँ कि मैं जब स्कूल में, आई वॉज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट। मैं बास्केटबॉल टीम में भी थी, मैं अपने डिबेटिंग सोसाइटी में थी, स्पिक में में, और को करिकुलर कैप्टन। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हेड गर्ल बनना है, पर हमारे स्कूल में तो चुनाव होते नहीं थे, तो किसी और को बनाया गया, जो आई फेल्ट बहुत अनफेयर था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि कॉलेज में चुनाव होते हैं, दैट आई न्यू, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने सोचा कॉलेज में ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। और ये NSUI में मुझे KMC, किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की। तो मुझे KMC यूनिट का प्रेसिडेंट पहले बनाया गया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं NSUI से जुड़ी, गांधी नेहरू की विचारधारा से जुड़ी, और एक ऐसे छात्र संगठन से जुड़ी जिसका नारा ही है, करे पढ़ाई लड़े लड़ाई, यानी कि पढ़ाई भी करनी है और छात्र हितों के लिए लड़ना भी है। तो डूसू की टिकट मिली, पहला चुनाव में हारी, पर हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, ये कहा, ये मन में ही आत्मसात है। तो इसलिए फिर मेहनत की, दोबारा सेक्रेटरी बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और आज तक का भी रिकॉर्ड है, करीब 16,000 वोट से मैं जीती थी, वो टूटा नहीं है। 2004 की बात है, तो करीब करीब अब 20 साल होने वाले हैं। 2005 में मैं अध्यक्ष बनी, और फिर उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। यू नेवर लुक्ड बैक। लेकिन बीच में आप एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी दिल्ली से, अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट विन। लेकिन उसके बाद दोबारा आपने फिर ट्राई नहीं किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? मुझे संगठन में बहुत जिम्मेदारी मिली, और ख़ासतौर से मुझे लगता है कि ये जो प्रवक्ता का काम है, मैं करीब अब 10 साल से टेलीविज़न पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कांग्रेस का चेहरा और आवाज़ बनी हूँ। दर्शकों ने भी पसंद किया, पार्टी को भी लगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और ये बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसमें आप एक दिन के लिए भी गायब नहीं हो सकते, आपको रोज़ टीवी पे दिखना है, रोज़ यू हैव टू बी ऑन योर फीट। नया मुद्दा आया, वो आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है, तो वो थोड़ा काम था। उसी के बीच में देखिए, मैं 17 साल की उम्र से कांग्रेस पार्टी में हूँ। आई एम 41 ईयर्स ऑफ एज एंड आई हैव बीन इन द पार्टी फॉर 22 ईयर्स, मोर देन हाफ माई लाइफ। तो जो इतनी कम उम्र से जुड़ते हैं ना, फिर बीच में आपकी पढ़ाई भी है, PhD भी की, शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए, तो वो हर चीज़ को बैलेंस करते हुए जीवन चला, और इसलिए दोबारा शायद मैं चुनाव नहीं लड़ी। अब आगे देखिए, पार्टी चाहेगी तो ज़रूर लड़ूंगी। चलिए, हमने बात की थी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की। आप उस समय बहुत एक्टिव थी, जो मध्य प्रदेश का जो मैंने दौरा किया था।
अभी जो हम देख रहे हैं, जो एक तरह से देखें उस समय लोग हंसते थे, खास करके बीजेपी की, इसका क्या असर होगा, कोई नहीं असर होगा, लोग भूल जाएंगे, चुनाव बहुत दूर है। लेकिन अभी जो लद्दाख के चुनाव आए, जो नतीजे आए हैं, उसको जोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का असर हुआ है। तो क्या इस यात्रा का असर मध्य प्रदेश में होगा? चुनाव अब तो बस करीब ही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि कोई भी जो लंबी यात्राएं होती हैं ना, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होती हैं, उस व्यक्ति के लिए भी जो यात्रा कर रहा है और उन लोगों के लिए भी जिनसे उस व्यक्ति का जुड़ाव यात्रा के दौरान हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लोग स्वतः स्वेच्छा से निकल कर आ रहे थे। बुरहानपुर से इंदौर तक मैं साथ थी यात्रा के, मुझे मीडिया का प्रभार मिला था और हमने देखा कि जनता इस बात से बहुत प्रभावित थी कि आज तक मंच से भाषण देने वाले नेताओं को उन्होंने देखा है। हेलीकॉप्टर से उतरकर हाथ हिलाते हुए कैलाश विजयवर्गीय तो अब भी यही कह रहे हैं कि मैं तो हाथ हिलाने वाला, भाषण देने वाला नेता हूँ, मैं तो जनता के आगे हाथ जोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही नेता, पर राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो उनके घर पे, उनके द्वार पे उनकी समस्याएं जानने के लिए आए। और मुझे तो रश्मि रथी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में बढ़कर काम किया। और उनका मैसेज क्या है? मोहब्बत की दुकान, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो प्रेम से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, और प्रेम के तमाम रूप होते हैं। तो उस अंतिम व्यक्ति से प्रेम करना जो पंक्ति के सबसे पीछे खड़ा है और उसके आंसू पोंछने का काम करना, ये राहुल जी ने किया। राहुल जी ने कह के किया कि इस यात्रा का फायदा हो ना हो, नफा हो नुकसान हो, वो परे है, राजनीतिक लाभ का कोई दृष्टिकोण नहीं है। पर जनता जब नेता से जुड़ती है तो कैसे राजनीतिक लाभ मिलता है, ये भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में सीखना चाहिए, जहां पर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना निकल रहे हैं बाहर, उतना उनका वोट कट रहा है, जनता इतनी कोफ्त खाए हुए बैठी है। जी, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि अब चुनाव है, सीट्स भी, काफ़ी सारे उम्मीदवारों की लिस्ट भी डिक्लेयर हो गए हैं। कैसे देख रही हैं बीजेपी की लिस्ट को? दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद उतार दिया, उसके बाद जो चौथी लिस्ट आई एकदम सेफ प्ले किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि दबाव में आ गए हैं सेंटर। जितने मंत्री, जितने जीते, जो उनके विधायक थे, सबको टिकट दे दिया गया। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी भाजपा की लिस्ट का क्या विश्लेषण करे? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही असमंजस में है कि वो क्या लिस्ट उन्होंने निकाली है और वो कैसे बैकफायर कर रही हैं। वो हर चीज़, हर उनका जो दाव है वो उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। अब आप देखिए, बड़ा सबसे दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि करे दिन में श्राद्ध चल रहा है और शिवराज सिंह जी का नाम ऐसे समय पर आपने निकाला, तो कहीं ना कहीं आप चाह ही रहे हैं कि जनता उनको नमस्कार करके श्रद्धांजलि दे दे। हालांकि शिवराज सिंह जी का आप बर्ताव देखिए, 18 साल से जो मुख्यमंत्री हो, जिसने करीब 29,716 घोषणाएं की हों, एक दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी हों, वो मुख्यमंत्री सभाओं में जा जाकर कह रहा है मामा को बचा लो, भाई को बचा लो, मेरी विदाई मत करो। तो आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि मोदी जी तो उनका नाम लेने से भी बच रहे हैं। मोदी जी 2 बार आए, एक बार तो बिल्कुल ही नाम नहीं लिया, एक बार औपचारिक रूप से शुरुआत में नाम लेकर चुप हो गए। और 29,716 घोषणाओं में से एक घोषणा का जिक्र मोदी जी ने नहीं किया। मुक्ता जी, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अगर शिवराज सिंह जी ने कोई काम किया होता तो मोदी जी गाल ना बजाते। तो वो शिवराज सिंह की जुबान की कोई कीमत नहीं है, ये तो मोदी जी ही कर रहे हैं ना साबित। और जहां तक टिकटों की बात है, तो आप देखिए क्या मजेदार, एक तो ओपिनियन पोल, घोर से घोर जो कांग्रेस विरोधी चैनल है वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आगे है भारतीय जनता पार्टी से, उसकी सकबकाहट है। तो मोदी जी लिस्ट लेकर आए, दूसरी लिस्ट में निकले 7 बड़े धुरंधर तथाकथित। तो उन धुरंधरों ने क्या कहा कि हम तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हमें तो जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोले नहीं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं तो हेलीकॉप्टर वाला नेता हूं, मुझे कहां फंसा दिया।
क्योंकि सब जानते हैं कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश का ये हाल किया है कि भाजपा के लिए मध्य प्रदेश डूबती हुई कश्ती। तो भारतीय जनता पार्टी अपने फैलाए जाल में खुद फंस गई है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो चाल चल रहे थे वो मुझे लगता है और डैमेजिंग साबित हो रही है। आपने अभी जिक्र किया था प्री पोल का जो दिखाया जा रहा है, तो उसमें जो मार्जिन है बहुत अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के सीट्स में। ये बेशक दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मार्जिन फिर से वैसे ही है, कम सीट्स का है। यही 2018 में था, तब वहाँ पे देखिए आपके हाथ से सत्ता चली गई थी 15 महीने के अंदर ही। देखिए 2018 और 2023 के बीच में बहुत बड़ा एक फासला हो गया और बहुत मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि वो पानी बह चुका है। बात महत्वपूर्ण ये है कि जैसा मैंने कहा कि जो घोर कांग्रेस विरोधी चैनल है, भाजपा के पिट्ठू चैनल हैं या गोदी मीडिया जिसे आजकल कहा जाता है, वो भी अगर कांग्रेस की 128 सीट दिखा रहे हैं तो आप 168 सीट मानिए कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, वैसे वैसे कांग्रेस की तरफ और भाजपा को दूर करती हुई एक नई लहर दिखेगी। और वो इसलिए, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी वर्ग देखिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात मोदी जी नौजवानों की बात कर रहे थे, तो नौजवान क्यों वोट देंगे? इसलिए कि उनके भविष्य को व्यापम घोटाले ने, पटवारी घोटाले ने, भर्ती घोटाले ने अंधकार में डाल दिया है। वो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे। मोदी जी को किसी ने शायद बताया ही नहीं कि मध्य प्रदेश में केवल 15% महिलाएं ऐसी हैं जिनको उज्ज्वला से फायदा पहुंच रहा है। 85% दोबारा चूल्हा फूंक रही हैं। मैंने पूरी प्रेस वार्ता की थी और तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान खुद बैठे हैं, 2 महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाकर उनको खिला रही हैं। ये हाल है। और ऐसे प्रदेश में जहां पर 18 महिलाओं के बलात्कार रोज हो रहे हों, 3 से 4 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो रहा हो, 58,000 से ज़्यादा लोग महिलाएं लापता हो गई हों, वहाँ पर मोदी जी महिलाओं से वोट मांगेंगे? मैं तो कहती हूँ इस देश में सबसे बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है। क्यों नहीं मोदी जी ये घोषणा करके जाते कि हम जनजाति गणना करवाएंगे, जातीय जनगणना होगी? क्यों नहीं बोल के जाते कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो ओबीसी महिलाओं को भी उसमें आरक्षण मिलेगा? ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार को कौन दोबारा वोट देगा? इसीलिए मुझे लगता है कि जो सर्वेक्षण है ये अंडर प्ले कर रहे हैं कांग्रेस को, उससे कहीं ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जन आक्रोश यात्रा में जो हमें समर्थन मिल रहा है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप एकदम आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस के लिए कि जीत जो है वो कांग्रेस की ही होगी। आप लोगों ने, कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया अपना फेस कि ये कमलनाथ जी हैं, लेकिन बीजेपी नहीं डिक्लेयर कर रही है। उनके पास 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो शिवराज जी का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। और आप जितने सारे जो बड़े बड़े नाम उन्होंने उतारे हैं चुनाव मैदान में, वो उनमें से बहुत सारे लोग सीएम इन वेटिंग हैं। तो इस मैसेज को आप कैसे देख रही हैं कि कमल का है जो नाथ वो है कमलनाथ? तो वीडी शर्मा जी अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि दिवाली, कमल की दिवाली होगी। तो देखिए, कमल की दिवाली नहीं होगी, दिवाली पे कमल का दिवाला निकलने वाला है। ये बात जनता सिद्ध करेगी 17 नवंबर को, और 3 दिसंबर को जग जाहिर हो जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नेता पर विश्वास है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुपोषण उनके माथे का कलंक है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में अगर महिलाओं के ऊपर अपराध कहीं होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है, वो भी कलंक है। आदिवासी एट्रॉसिटीज़, ट्राइबल एट्रॉसिटीज़ में सबसे अगर कोई देश में नंबर 1 पे शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसका भी कलंक उनके ऊपर है। और चाइल्ड मोर्टालिटी का कलंक उनके ऊपर है, मैटरनल मोर्टालिटी का कलंक उनके ऊपर है। 4 किसान आत्महत्या करते हैं इस प्रदेश में रोज, वो कलंक उनके माथे पे। तो इतने कलंकित चेहरे को, तो कालिक पुते हुए चेहरे को कैसे मैदान में उतारा जा सकता है? लोग तो ये कह रहे हैं कि जितना शिवराज सिंह चौहान घूमेंगे उतना वोट कटने वाला है इस बार। मतलब एक तरह से अगर हम कहें, जैसा दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मेरे फोटोज मत करो, मुझे आगे मत करो, वोट नहीं मिलेंगे, आप उसी पैरेलल में अब शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जी मॉडेस्टी में कहते हैं, अच्छा वो बड़े जननायक हैं, पर वो ये कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, मुझे वहीं रहने दो, मुझे पोस्टरों में मत चिपकाओ। मोदी जी कहते हैं कि योजना के क्रियान्वयन से ज़्यादा इश्तहारों में पैसा लगाओ,
वही आपको दिख रहा है हर जगह, मैं परिवार हूँ मैं। अरे अगर परिवार होता तो वो सारा आदमी स्वतः महसूस करता ना, उसकी होर्डिंग थोड़ी लगानी पड़ती है। अगर आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं, मन से देते हैं ना, रोज सुबह उठ के क्या आपके सर पे पहले हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं? या आप कहते हैं, जैसे आमतौर पे कहा जाता है भारत माता की जय का नारा लगाओ, क्या हम अपने ये कहते हैं सुबह उठ के मेरी माता की जय? कोई नहीं कहता। हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं, ये स्वतः एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर में जाके लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे हैं हमारे सर पे रखो और हमें आशीर्वाद दो। तो ये हाल है। और शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाना और उनके कॉम्पिटिटर्स को जो उनकी जगह बन सकते हैं उनको मैदान में उतारना, 2-3 लिस्ट तक उनको इंतजार करवाना, जबकि वही कश्मकश में थे कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा, मुझे लगता है ये ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है। मोदी जी मानते हैं इस बात को कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सरकार नहीं आ रही है, पर भाजपा के नाम पर या और किसी नेता के नाम पर भी नहीं आ रही है, वरना वो उसे भी डिक्लेयर अभी तक कर चुके होते, क्योंकि ये सवाल तो वो हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी से पूछते रहते हैं और आज उसी प्रपंच में कहीं ना कहीं वो खुद फंस गए हैं। तो मैं एक बात बस और कहूंगी मुक्ता जी कि यहाँ कहा जाता है कि भाजपा के 3 गुट हैं, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट। नरोत्तम मिश्रा का तो हमने नाम ही नहीं लिया अभी तक, वो भी बैठे हैं। अब ये लाइलाज गुट भी है जो कॉम्पिटिटर्स तो हैं पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज करेगी जनता? ये बात तो बहते पानी की तरह साफ है। चलिए हम कांग्रेस की बात करते हैं। जो आप लोगों का सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, उसमें है चलो चलो। आपको ध्यान होगा 2020 की बात है जब सत्ता परिवर्तन हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी के साथ ये बात बहुत, जितने जो एमएलएज और मिनिस्टर्स गए थे कांग्रेस से बीजेपी, वो बार बार यही बता रहे थे कि कमलनाथ जी हमको टाइम नहीं देते तो चलो चलो कर देते। तो ये टैगलाइन उनके साथ जुड़ गई है कमलनाथ जी के साथ, चलो चलो चलो। मुट्ठी भर नेताओं के साथ जाने से जुड़े हुए शब्द को जनता के कांग्रेस के द्वार में आने में जो परिवर्तित किया गया है ना, वो मेहनत से, काम से और स्नेह से होता है। अगर चलो चलो उन विधायकों के लिए या उन नेताओं के लिए कहा जा रहा था जो कि अपनी माँ के साथ, मैं तो अपने राजनीतिक दल को माँ मानती हूँ, अपनी माँ की पीठ पर छुरा घोंपकर विश्वासघात करके गए थे, उनके साथ जो चलो चलो था, आज आप कहीं भी चलकर देखिए 11,000 किलोमीटर की यात्रा ये चली है, अब बस समाप्ति होने वाली है, उसमें जनता चलो 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 अगर गुनगुना रही है तो कितना बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन कमलनाथ जी स्वयं लेकर आए हैं ना, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में और जो हमारे 7 बड़े नेता हैं वो अलग अलग दिशा में ये यात्रा लेकर गए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यात्रा बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। तो जनता के हृदय में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो अपार स्नेह उमड़ा है, वो कहीं ना कहीं ये गाना, इनफैक्ट हम अभी 1-2 दिन पहले इसी बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि जो स्पूफ था, वो अब जुबान पर कहीं ना कहीं एक मंत्र की तरह चढ़ गया, चलो 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 चलो। तो अब ये बताइए, ये तो हमारे फेवर की, हमारे मतलब पक्ष ये की बात है। कमलनाथ जी का वो तरीका था तो गिव इट बैक, मतलब जो लोगों ने इतना उनका मजाक या हम कहें उड़ाया चलो 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 करके, उसी को उन्होंने उसको एक नारे में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल नारा बन गया है वो। और अब तो लोग ही कह रहे हैं चलो चलो कांग्रेस की ओर चलो चलो। ये अपने ही जाल में अब फंसते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया गोल है, जो आप एक हाथ से दोगे वही आपको दूसरे हाथ से मिलेगा। तो इन्होंने जो धोखा दिया है, अब जनता उसका पाठ जरूर पढ़ाएगी। अब बहुत सारी ये बातें सुनने को आती हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है। एक तो कांग्रेस की गुटबाजी की होती है कि कांग्रेस में इतने बड़े नेता हैं, जैसे अगर कमलनाथ जी हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी हैं, अरुण यादव हैं, अजय सिंह हैं, बहुत सारे लोग, तो इनके बीच में भी डिफरेंसेस, गुटबाजी है। और साथ में बार बार ये भी पढ़ने में, हम लोग सुनने में आता है कि कमलनाथ जी को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता राहुल गांधी से। क्या सच्चाई है इन बातों में? देखिए, अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो क्या उनको कमलनाथ जी को चेहरा बनाया होता पार्टी का चुनाव का, और ये क्या हम घोषित कर चुके होते कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो बहुत ही अटपटी सी बात है, ये तो किसी को हजम नहीं होगी। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक जीवंत संगठन की निशानी है कि उसमें बड़े बड़े नेता भी हों और उन नेताओं के पास जन सैलाब भी हो। और वो बहुत खुशी की बात है कि आरएसएस की जो प्रयोगशाला रहा है मध्य प्रदेश, उसमें कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से दोयम दर्जे पे धकेल नहीं पाए। मतलब 18 साल भी अगर ये रहे मुख्यमंत्री तो भी कांग्रेस पार्टी पूरे दम और खम के साथ
विपक्ष की भूमिका बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाती रही। और 15 महीने से लेके अब मुझे लगता है अगले 15 साल कांग्रेस पार्टी के ही हैं, और ये जो हमने 11 वचन दिए हैं उनको पूरा करने का हमें समय भी मिलेगा। और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को यथापूर्वक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेंगी और पार्टी को और मजबूत करने का हर अवसर मिलेगा। और जैसा कि आपने बड़े नेताओं का नाम लिया, तो आप वही मैं आपसे कह रही थी कि जन आक्रोश यात्रा में देखिए सबकी भागीदारी है, सबने अपना अपना काम पूरा किया है जनता के बीच जाके, और उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा की थी और ये कहा गया था कि नर्मदा यात्रा का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहा है, वो भी काफ़ी किलोमीटर चले थे। अब आप देखिएगा, मतलब मैं अभी इतनी ज़्यादा तारीफ करते जाऊं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं? ये 3 तारीख के नतीजे मेरी बात का सत्यापन अपने आप करेंगे। आपको लगता है कि कमलनाथ जी ने अपने आप को अब मध्य प्रदेश के हिसाब से ढाल लिया है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी वर्किंग, जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसको लेके बहुत क्वेश्चंस उठते थे कि वो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली के नेता हैं, वो मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं समझ पाते, यहाँ नहीं ढल पाते, नहीं एडजस्ट हो पाते, इसीलिए कांग्रेस को जो 15 साल के बाद सरकार मिली थी, जो सत्ता में आई थी, वो उनके हाथ से फिसल गई। देखिए, वो हमारे हाथ से वो सरकार इसलिए फिसली क्योंकि हम साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है और पाखंड फरेब, ये सब हमारे आचरण से दूर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर कोई धोखा देकर जाएगा तो मुझे लगता है उसको शाबाशी तो नहीं मिलनी चाहिए, और जनता भी नहीं दे रही है। थोड़ा सा आपके बारे में बात करूंगी। देखिए, आपने बताया कि 17 साल की उम्र से ही आप इन्वॉल्व हो गई पॉलिटिक्स में। इसी बीच में आपने पढ़ाई भी की, आपने बीच में कॉलेज में भी पढ़ाया है, यू वर असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ाया हुआ है। कैसे मैनेज करती है, मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है महिला के बहुत सारे रोल्स रहते हैं, परिवार भी उतना इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। कैसे मैनेज करती हैं? पति भी हैं, 2 बच्चे हैं और इतना टफ समय है क्योंकि चुनाव हैं सामने। देखिए, मुझे लगता है कोई भी महिला, चाहे वो गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो, वकील हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करना ही पड़ता है। और ख़ास तौर से कामकाजी महिलाओं के लिए ना एक दोहरी मार तो नहीं कहूँगी, पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। वो इसलिए होती है कि एक होम एंड द वर्ल्ड डिवाइड की हम बात करते हैं, तो महिलाएं जो कि होम, घर तक सीमित थी, घर की 4 दीवारी तक, वो बाहर काम करने निकली हैं, जो कि परंपरागत रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। पर जो घर में जगह छूटी है उसको पुरुष उस तरह से भरते नहीं है। तो घर की जिम्मेदारी भी और काम की जिम्मेदारी भी। फिर कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं। अगर एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है तो कुछ समय तक लालन पालन के लिए बच्चा उसी पर निर्भर रहता है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आई वॉज कैरिंग माई सेकेंड चाइल्ड, अब मेरी बेटी है अनोखी, तो पर उस दौरान भी मैंने काम किया जितना कर सकी, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पार्टी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। इनफैक्ट जब मैं राहुल गांधी जी के साथ चली, आप अमूमन देखते होंगे कि वो रुकते नहीं थे फोटो खिंचाने के लिए या वो, पर वो मेरे साथ रुके। दिग्विजय सिंह जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गए, रुक कर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई और फिर उन्होंने कहा कि रागिनी अब मत चलो, अब तुम जाओ, अपना ध्यान रखो। पर हाँ, मतलब जिम्मेदारी से काम करना मुझे लगता है महिलाओं की फितरत होती है, और ज़्यादा इधर उधर हेर फेर ये महिलाएं करती नहीं है, बड़े मन से कोई भी काम करती हैं। तो हाँ, ये तो चैलेंज रहता ही है कि आपको दोनों जिम्मेदारियां लेनी है। पर ठीक है, महिला राष्ट्रपति भी बनी, प्रधानमंत्री भी बनी, गवर्नर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी बनी, बड़े बड़े वकील, लेखक, लेखिकाएं, तो हम करते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी तो ये मानती ही है कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैम, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के आप दफ्तर में आई, आपने समय निकाला, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कुछ कहना चाहें स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को? स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चूंकि मध्य प्रदेश में ये चैनल बहुत अच्छा चलता है, तो सोच समझकर वोट दीजिए
और ऐसी सरकार को चुनिए जो जन कल्याण कर सके, जो सिर्फ लफाजी या जुमलेबाजी ना करे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद, हमारी नीता शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर रागिनी नायक से। जैसा आपने सुना, बहुत अच्छा बोलती हैं, स्पष्ट बोलती हैं और पोएटिक लैंग्वेज में भी कई बार बोलती हैं, अपनी बातें कन्वे करती है और उनका ये कॉन्फिडेंस है कि 2018 की तरह चुनाव के नतीजे इस बार नहीं आएंगे। इस बार जो कांग्रेस है उसको प्रचंड बहुमत मिलेगी। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।